आइए दोस्तों, आज हम लोग फिर से एक बार यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए। बीएससी सेकेंड ईयर मैट्रिक्स वाली बुक आप लोगों की चल रही है। हम लोगों ने एक चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट किया, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। हालांकि उसमें कुछ बच्चों के एक दो डाउट्स हैं, तो नेक्स्ट जो लेक्चर मैं यहाँ पर लूँगा उसमें आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे उसके लिए अलग से मैं आप लोगों को एक वीडियो बना दूँगा। फ़िलहाल आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उसी का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने के लिए, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ध्यान से इसको आप लोग पढ़ेंगे। इसका आज हम लोग यहाँ पर एक पूरी कंप्लीट जानकारी लेंगे। तो ये जो वीडियो है आप इसको अच्छी तरह से एक बार, दो बार, तीन बार देखें और प्रॉपर अपनी आप फेयर कॉपी बनाएंगे और अपनी फेयर कॉपी में सारे नोट्स अच्छी तरह से कवर करते हुए चलें। बल्कि मैं ये भी सोच रहा था कि जो पिछला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, उसको जिन लोगों ने भी लगा लिया हो, और जो ये वाला भी जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, तो आप लोग अपनी फेयर कॉपी जो बना रहे हैं उसके थोड़ा से फ़ोटो खींच करके आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है उसमें भी आप लोग एक दो फ़ोटो अपनी डालें। तो मैं ज़रा देखूँगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपनी फेयर कॉपी बनाई है, और जो अच्छा काम जो बच्चा करेगा एक प्रकार से उसके लिए हम लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ही क्लैपिंग भी कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और इसको पढ़ने के पहले जिन लोगों ने पढ़ा है वो रिवाइज़ कर लें, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो अच्छी तरह से पहले रैंक ऑफ द मैट्रिक्स वाला चैप्टर अपना अच्छी तरह से पढ़ लें, उसके बाद फिर इस चैप्टर को पढ़ें आकर के, क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ा सा रैंक की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो इस चैप्टर को समझने में हमको और भी आसानी होगी। तो आज का जो चैप्टर है उसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। तो बात आती है यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोग उनको कैसे सॉल्व करते हैं और कितने प्रकार के सॉल्यूशन वहाँ पर पॉसिबल है। तो सबसे पहली बात तो ये हुई कि लीनियर इक्वेशंस आखिर होती क्या है। अगर मैं यहाँ पर इक्वेशंस को ऐसे लिखूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, और a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। दोस्तों, ये है हमारे पास लीनियर इक्वेशंस। ये एक पूरा हमारे पास 3 इक्वेशंस का ये एक प्रकार से सेट हो गया लीनियर इक्वेशंस का। लीनियर इक्वेशन का मतलब जहाँ पर एक्स वाई जेड की जो पावर्स आप लोग देख रहे हो ये एक प्रकार से 1 है। तो जब पावर 1 होती है तब इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस। तो इनको सॉल्व कैसे करते हैं, वैसे देखा जाए तो आप लोगों ने क्लास 10th में भी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका देखा हुआ है, जहाँ पर 3 होती है। 2 को सॉल्व करने का तरीका तो क्लास 6 से ही बल्कि स्टार्ट हो जाता है, और फिर आप लोगों ने क्लास 11 12th में भी आप लोगों ने वहाँ पर मैट्रिक्स वाली टॉपिक में और डिटर्मिनेंट में आप लोगों ने वहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन वहाँ पर भी पढ़ा हुआ है। लेकिन अब बीएससी सेकेंड ईयर में यहाँ पर मैट्रिक्स में हम लोग इसको सॉल्व करने का थोड़ा और भी एक डिफरेंट मेथड पढ़ने जा रहे हैं, और बहुत ही कंप्लीट, एक बहुत ही अच्छा मेथड हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो मैट्रिक्स मेथड से इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है और कितनी प्रकार के सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, इन सब बातों को हम लोग आज अच्छी तरह से समझेंगे। दोस्तों, ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं आप लोग यहाँ पर इनको ax इक्वल टू b के फॉर्म में भी लिख देते हो। ऐसा हम लोग इंटरमीडिएट में भी किया करते थे। इसका मतलब क्या है, अगर आप लोग लेफ्ट हैंड साइड में भी मैट्रिक्स अप्लाई कर दें, राइट हैंड साइड में भी मैट्रिक्स अप्लाई कर दें, तो जो लेफ्ट हैंड साइड का मैट्रिक्स है आप इसको 2 मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख देते हो। पहले मैट्रिक्स में लिखते हो सारे कॉफिशिएंट जिसको हमने a कहा हुआ है, और दूसरा मैट्रिक्स यहाँ पर बनता है एक कॉलम मैट्रिक्स जिसमें लिखते हैं x, y और z, वो हमारे लिए एक प्रकार से x है। और b क्या होता है, जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज हैं इन्हीं को आप लोगों ने जब मैट्रिक्स में लिख दिया है, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स, ये हमारे लिए मैट्रिक्स b है। तो अगर मैं लिख भी दूँ तो a का मतलब एक प्रकार से यहाँ पर आपका कॉफिशिएंट मैट्रिक्स है। इसका मतलब a1, b1, c1, फिर यहाँ पर होगा a2, b2, c2, और यहाँ पर है
A3B3C3। दोस्तों इसी प्रकार से हमारे पास ये जो x आप लोग देख रहे हो, x का मतलब यहाँ पर XYZ, ये जो अननोन्स होते हैं वो एक प्रकार से कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में आते हैं। और b का मतलब क्या है? b का मतलब है यहाँ पर जो आपके पास राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज हैं, यानी कि D1, D2, D3, ये हमारा राइट हैंड साइड b हो गया। तो इस तरह से जो हमको लीनियर इक्वेशंस दी गई थी उनको हम लोग यहाँ पर ax = b के फॉर्म में लिख देते हैं। खैर, तो ये लीनियर इक्वेशंस का मतलब थोड़ा सा क्या होता है ये हम लोगों ने यहाँ पर समझने का प्रयास किया, या ax = b का मतलब क्या है थोड़ा सा ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब आइए हम लोग यहाँ पर और भी अच्छी तरह से एक छोटा सा हम लोग चार्ट यहाँ पर बनाएंगे कि लीनियर, ज़रा पानी देंगे क्या? आज हम लोग यहाँ पर अब एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे कि लीनियर इक्वेशंस को हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो कितने प्रकार के सॉल्यूशन वहाँ पर पॉसिबल हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर आपको एक चार्ट बनाने जा रहा हूँ, उसको आप लोग उस चार्ट को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और थोड़ा ये कह सकते हैं याद भी रखेंगे। तो आइए दोस्तों वो चार्ट हम लोग समझें अपना। लीनियर इक्वेशंस, तो ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं वो हमारी ax = b है। कहने का मतलब लीनियर इक्वेशन 2 हो या 3 हो या 4 हो, जो भी हैं उसको हम लोग ax = b के फॉर्म में हमने यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। तो ax = b का मतलब ये एक प्रकार से पूरा सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशंस है। जितनी भी लीनियर इक्वेशन दी गई हैं वो हमने ax = b के फॉर्म में से यहाँ पर लिख दी है। अब सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे लीनियर इक्वेशन के कितने टाइप होते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि लीनियर इक्वेशन को हम लोगों ने यहाँ पर 2 टाइप में रखा हुआ है। इसका जो फर्स्ट टाइप है उसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस, और जो उसका सेकंड टाइप होता है उसको हम लोग यहाँ पर बोलेंगे होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। तो दोस्तों लीनियर इक्वेशन का जो हमारा फर्स्ट टाइप है इसको हम लोग बोलते हैं नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस, और जो हमारा सेकंड टाइप है उसको हम लोग बोलेंगे होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। हाँ, तो बात आती है कि नॉन होमोजीनियस किनको कहेंगे और होमोजीनियस का मतलब यहाँ पर क्या है। समझने के लिए ऐसा मान लो कि यहाँ पर 3 इक्वेशंस आपको दी हुई। अगर 3 इक्वेशन जो हमको दी हुई हैं, अगर सभी का राइट हैंड साइड 0 हो तब हम लोग इस पूरे सिस्टम को बोलेंगे होमोजीनियस। लेकिन आपको जो 3 इक्वेशंस दी हुई हैं, अगर उनमें से एक भी इक्वेशन का राइट हैंड साइड 0 नहीं है तब उसको हम लोग बोलेंगे नॉन होमोजीनियस। तो होमोजीनियस में सारी इक्वेशंस का राइट हैंड साइड 0 होगा, और जो नॉन होमोजीनियस हैं हो सकता है सारे ही नॉन जीरो हो, या कम से कम एक वैल्यू राइट हैंड साइड में ज़रूर नॉन जीरो होगी। तब ऐसी इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। तो बात आती है इनके सॉल्यूशन की। सपोज कीजिए, चलिए पहले नॉन होमोजीनियस की बात कर रहा हूँ। सपोज कीजिए आपको 3 यहाँ पर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन एक प्रकार से पूरा सिस्टम दिया हुआ है और हम लोग उन्हें सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब हम लोग नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो 3 प्रकार के सॉल्यूशन वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। या तो हमको मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन, या फिर हमको मिलेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और या फिर हमको मिलेगा नो सॉल्यूशन। तो जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस होती हैं यहाँ पर हमने ऐसे लिखा टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन। दोस्तों, तो टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन में जो सबसे पहला टाइप है वो यहाँ पर हो गया यूनिक सॉल्यूशन। जो सेकंड टाइप हुआ इसको हम लोग यहाँ पर कहेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और जो थर्ड टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं नो सॉल्यूशन। तो जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस हैं उनमें ये 3 प्रकार के सॉल्यूशन पॉसिबल है। इनका थोड़ा सा मतलब भी समझ लें। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, समझने के लिए दिमाग में एक ऐसा एग्जांपल समझो कि आपके पास 3 इक्वेशंस दी हुई थी जिसमें 3 अननोन हैं x, y और z। हालांकि अब जब बात आई तो एक बात आपको ये बता दें
इस चैप्टर में जो आप पढ़ रहे हो लीनियर इक्वेशंस, तो अभी मैंने जैसे पीछे भी थोड़ा सा लिखा था, तो वहाँ पर 3 इक्वेशंस आपको दी हुई थी और 3 अननोन्स दिए हुए थे। तो ज़रूरी नहीं कि नंबर ऑफ़ द इक्वेशंस और नंबर ऑफ़ द अननोन्स आपस में सेम हो सकता है इक्वेशन 3 हो, अननोन 4 हो जाएं या 5 हो जाएं, या हो सकता है इक्वेशन आपको 4 दे दी जाएं और अननोन 4 से कम भी हो सकते हैं, ठीक है ना, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। तो कहने का मतलब नंबर ऑफ़ द इक्वेशंस और नंबर ऑफ़ द अननोन्स आपस में इक्वल भी हो सकते हैं या फिर आपस में अनइक्वल भी हो सकते हैं। हम लोग ये जो पूरा कॉन्सेप्ट आज पढ़ रहे हैं, तो ये आपस में इक्वल हो या ना हो, हमारी थ्योरी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अब यूनिक सोल्यूशन का मतलब सुने। तो दोस्तों अपने मन में एक फिगर बना लीजिए कि हमको यहाँ पर 3 इक्वेशंस दी हुई हैं और 3 अननोन्स हैं। तो यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या है? यूनिक सोल्यूशन का मतलब यहाँ पर होता है कि हम अगर इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमको वहाँ पर एक्स वाई जेड की केवल एक वैल्यू ही ऐसी मिलेगी जो आपकी दी हुई तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाएगी। इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब क्या है? इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब है कि वहाँ पर एक्स वाई जेड की हजारों लाखों ऐसी वैल्यूज वहाँ पर पॉसिबल हैं जिनसे आप लोग अपनी दी हुई तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा सकते हैं। और नो सोल्यूशन का मतलब क्या है? नो सोल्यूशन का मतलब हो गया कि वहाँ पर एक्स वाई जेड की एक भी वैल्यू ऐसी पॉसिबल नहीं होगी जिनसे आप लोग एक ही समय में तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाओ। एक या दो तो हो सकता है सेटिस्फाई हो जाए, लेकिन बात वहाँ पर अगर 3 इक्वेशन दी हुई हैं तो तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या है? एक्स वाई जेड की केवल एक वैल्यू ही पॉसिबल होगी जो आपकी दी हुई इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर पाएंगी। इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब एक्स वाई जेड की बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं जो आपकी दी हुई इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी। और नो सोल्यूशन का मतलब वहाँ पर एक्स वाई जेड की एक भी वैल्यू ऐसी नहीं होगी जो आपकी दी हुई इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर पाए। तो ये तो बात हुई नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन की। आइए अब हम लोग चर्चा करेंगे होमोजीनियस की। आइए थोड़ी सी जानकारी होमोजीनियस के बारे में यहाँ पर दूंगा, लेकिन जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग रखेंगे, उसमें हम लोग अलग से होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस के बारे में अलग से हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल आज हम लोग होमोजीनियस के बारे में थोड़ी सी जानकारी आज भी लेंगे। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी जगह खाली कर रहा हूँ, उसके लिए इधर इरेज करूँगा और ये सब आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, और नहीं भी किया होगा तो इस बार ये सारी चीज़ें आप लोगों को वीडियो फॉर्म में अवेलेबल हैं। तो कुछ चीज़ों एक प्रकार से ऑफलाइन जब क्लास में पढ़ रहे थे तो, और ये हम लोग वीडियो में पढ़ रहे हैं, अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो कुछ चीज़ों में आपको यहाँ पर कुछ बातें अच्छी भी लग सकती हैं। जैसे कि वहाँ पर हमने इरेज कर दिया, हो सकता है कोई बच्चा उस समय तक नोट ना कर पाया हो तो उसको लगता है अरे तो इरेज कर दिया गया ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपके पास वीडियो है, आप उसको दोबारा देख सकते हो, आप पॉज कर सकते हो, आराम से उसको देखो। आप पॉज करके बीच में नाश्ता कराइए, फिर आइए, उसके बाद आप इसको देख सकते हो, नोट कर सकते हो। तो इस बार ये एक प्रकार से एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ भी आपको ये ऑनलाइन क्लासेज में इन वीडियो के थ्रू आप इसको भी एक प्रकार से ले पाएंगे। तो खैर आइए दोस्तों होमोजीनियस इक्वेशंस पर चर्चा कर लें। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह है कि जो होमोजीनियस इक्वेशंस होती हैं दोस्तों, यहाँ पर नो सोल्यूशन वाला जो केस था वो होमोजीनियस में नहीं होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ कि जो होमोजीनियस इक्वेशंस होंगी उनमें केवल 2 ही केस एक प्रकार से पॉसिबल होंगे, या तो होगा वहाँ पर यूनिक सोल्यूशन और या फिर वहाँ पर होगा इनफाइनाइट सोल्यूशन। अच्छा, यहाँ पर इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो कि जो होमोजीनियस इक्वेशंस होती हैं इसका मतलब ये भी निकला कि उनको हम लोग हमेशा सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर नो सोल्यूशन जैसा कोई केस नहीं है। और ऐसी इक्वेशंस जिनको हमेशा सॉल्व किया जा सकता है उन्हें हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशंस। तो एक यहाँ पर ये बात निकल कर के आई कि जो होमोजीनियस इक्वेशंस होती हैं वो हमेशा कंसिस्टेंट होती हैं।
इसका मतलब हम लोग हमेशा उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। आइए इस छोटी सी बात को हम लोग यहाँ पर लिख भी लें। तो हम लोग क्या कहेंगे, होमोजीनियस इक्वेशंस आर ऑलवेज कंसिस्टेंट, यानी कि जो होमोजीनियस इक्वेशंस होती हैं वो हमेशा कंसिस्टेंट होती हैं। इसका मतलब हम लोग हमेशा उनको सॉल्व कर पाते हैं, और जब हम लोग उनको हमेशा सॉल्व कर पाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर दो ही प्रकार के सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे, या तो आपको मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन या तो आपको मिलेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया। अब इसके नीचे लिखना है, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ी सी जगह फिर खाली कर रहा हूँ, और यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से ये कहा टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन। अपनी फेयर कॉपी बनाएंगे आप लोग, है ना, और उसमें अच्छी तरह से इन सारी बातों को नोट कर लेंगे, वीडियो में ही नहीं बनी रहने देंगे दोस्तों। तो होमोजीनियस इक्वेशन में हमारे पास दो प्रकार के सॉल्यूशन पॉसिबल है, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो पहली प्रकार का जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में यूनिक सॉल्यूशन का ही एक नाम और है, और हम लोग इसको बोल देते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, ट्रिवियल सॉल्यूशन। दोस्तों इसी का एक नाम और भी है, इसको हम लोग कह देते हैं जीरो सॉल्यूशन। इसको हम लोग कहेंगे जीरो सॉल्यूशन। वैभव सब दिख रहा है ये बोर्ड में ठीक से? ओके दोस्तों, अब जो दूसरी प्रकार का सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जो दूसरी प्रकार का सॉल्यूशन है उसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इसी का दूसरा नाम यहाँ पर एक हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। और जो तीसरा नाम हो जाता है उसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन। हाँ, तो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में दो प्रकार के सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और ये उसके नाम और हो गए ना। आइए इस पर थोड़ा ध्यान दें, जीरो सॉल्यूशन, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नॉन जीरो सॉल्यूशन। इस बात का मतलब क्या होता है, आइए हम लोग इस बात को समझें। वर्तिका क्या आप कॉफ़ी ले आई हैं? थैंक यू। मेरी वाली कौन सी होगी? चलिए, रात का इस समय 11:40 है, और बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग बहुत ही एंजॉय करते हुए ये वाला वीडियो बना रहे हैं। आइए दोस्तों, हाँ, तो यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसी का दूसरा नाम जीरो सॉल्यूशन और नॉन जीरो सॉल्यूशन। आइए हम लोग इस पर चर्चा करेंगे थोड़ी सी। दोस्तों जीरो सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सपोज कीजिए आपको एक्स वाई जेड के टर्म में यहाँ पर 3 इक्वेशंस दी हुई थी, जिनका तीनों का राइट हैंड साइड जीरो है, तभी तो वो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस है। तो जीरो सॉल्यूशन का मतलब होता है कि उन इक्वेशन को सॉल्व करने पर एक्स की वैल्यू भी जीरो आएगी, वाई की वैल्यू भी जीरो और जेड की वैल्यू भी जीरो। कहने का मतलब हो गया कि 0 0 0 के अलावा एक्स वाई जेड की किसी नॉन जीरो वैल्यू से हम लोग अपनी दी हुई इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब क्या है? नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब ये है कि आपके पास जो होमोजीनियस इक्वेशंस दी हुई हैं, आपके पास जो होमोजीनियस इक्वेशंस दी हुई हैं, हम लोग वहाँ पर एक्स वाई जेड की नॉन जीरो वैल्यूज भी वहाँ पर पॉसिबल होंगी, जिनके द्वारा हम लोग अपनी दी हुई इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो थोड़ी सी टेक्निकल बात एक बार फिर समझ लें। तो यहाँ पर हमारे पास अगर होमोजीनियस इक्वेशंस हैं, सपोज की 3 इक्वेशंस हैं और तीनों का राइट हैंड साइड क्या है? जीरो। तो नॉन जीरो सोल्यूशन का मतलब एक बार फिर सुन लें।
नॉन जीरो सोल्यूशन की एक गहराई वाली बात और सुन लें। जब हम कहेंगे कि नॉन जीरो सोल्यूशन वहाँ पर पॉसिबल है, तो इसका मतलब होता है कि एक्स वाई जेड की जो वैल्यू 0 0 0 है वो तो सेटिस्फाई करेंगी ही करेंगी। 0 0 0 के अलावा एक्स वाई जेड की नॉन जीरो वैल्यूज से भी हम लोग उन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब हो गया जीरो सोल्यूशन में केवल 0 0 0 वाली जो वैल्यूज़ थी बस वही पॉसिबल थी, लेकिन नॉन जीरो का मतलब हो गया कि 0 0 0 के अलावा एक्स वाई जेड की नॉन जीरो वैल्यूज भी आपकी दी हुई इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाएंगे। थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सपोज कीजिए आपको एक इक्वेशन दी हुई है 2x - y = 0। ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। आप लोग बातचीत न करें। आप लोग यहाँ पर देखोगे कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही, लेकिन आप देखोगे 0 0 के अलावा यहाँ पर नॉन जीरो वैल्यू भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती है। जैसे अगर हम यहाँ पर x = 1 ले लें और y = 2 ले लें, तब भी तो आपकी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो नॉन जीरो सोल्यूशन का यही मतलब है, यानी कि अगर आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन है तो 0 0 0 वाली जो वैल्यूज हैं वो तो सेटिस्फाई करेंगी ही करेंगी, लेकिन उसके अलावा एक्स वाई जेड यानी कि जो भी अननोन्स हैं उनकी नॉन जीरो वैल्यूज भी वहाँ पर पॉसिबल होंगी, जिनके द्वारा आप लोग अपनी जो इक्वेशंस हैं, जो होमोजीनियस इक्वेशंस हैं, उन्हें आप लोग सेटिस्फाई करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटा सा चार्ट आपने बनाया लीनियर इक्वेशन, उसके 2 टाइप थे और आप लोगों ने यहाँ पर देखा टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन। इतना तो लोग पढ़ेंगे ही ना। अब आइए हम लोग इसी के और आगे की थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो दोस्तों मैं कॉफ़ी के लिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, उसके बाद आकर के फिर से मैं अपना वीडियो बनाना शुरू करूँगा। तो आइए दोस्तों, कॉफ़ी ब्रेक के बाद एक बार हम लोग अपने इस लेक्चर को अब कंप्लीट करें। हाँ, तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि एक प्रकार से लीनियर इक्वेशंस क्या हैं, उनके 2 टाइप आप लोगों ने पढ़े, नॉन होमोजीनियस, होमोजीनियस, और आप लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन को ही एक प्रकार से 2 वेरिएबल में, 2 वेरिएबल का मतलब हम उसी को 2D भी कह सकते हैं ना, लाइंस के थ्रू यानी कि ग्राफ के थ्रू मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा उसका मतलब बताने का प्रयास कर रहा हूँ। या हाँ चलिए अच्छा देखता हूँ। देखिए सपोज कीजिए आपको 2 इक्वेशन दी गई हैं, a1x + b1y = c1 और a2x + b2y = c2। पहली इक्वेशन है a1x + b1y = c1 और सेकंड है a2x + b2y = c2। अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशन को ऐसे, ये ओरिजिन x एक्सिस y एक्सिस, अगर हम लोग इन दोनों लीनियर इक्वेशन को यहाँ पर ड्रॉ करें एज ए लाइन, तो देखिएगा अगर सपोज कीजिए हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसकी लाइन ये आई और सेकंड इक्वेशन की लाइन ये आई, और अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट कर रही हैं तो इसी का मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन। तो जब 2 लाइन, अच्छा 2D मैंने इसलिए लिया हुआ है ना क्योंकि 3D में, अब ये बोर्ड तो हमारा 2 डायमेंशनल ही है ना, तो 3D वाले फिगर यहाँ पर बना पाना तो इस तरह से पॉसिबल नहीं है। तो 2D में हम लोग इस बात का एक मीनिंग समझने का प्रयास कर रहे हैं कि यूनिक सोल्यूशन या इनफाइनाइट सोल्यूशन या नो सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, उसको थोड़ा सा ग्राफिकली हम लोग उसकी मीनिंग को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों जब 2 लाइन एक दूसरे को केवल एक सिंगल पॉइंट पर कट करती हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो आपकी इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस लाइन को भी सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट निकल करके आया बस वही हमारे लिए यूनिक सोल्यूशन का काम करेगा। यानी कि एक्स वाई की ये जो वैल्यूज हैं वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगी और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे।
तो ये यूनिक सोल्यूशन का मतलब हुआ। अच्छा, इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब क्या है? अब इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब ये है कि ये ओरिजिन एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। सपोज कीजिए आप लोगों ने फर्स्ट लाइन को ड्रॉ किया कुछ ऐसे, और जब आप लोगों ने सेकेंड लाइन को ड्रॉ किया तो आपने क्या देखा? आपने देखा वो लाइन बिल्कुल इसकी कोइंसिडेंट है, इसी के ऊपर आ रही है, यानी कि अलग नहीं है, यानी कि दोनों लाइन एक प्रकार से बिल्कुल एक के ऊपर एक आ रही हैं। और इस सिचुएशन में आप लोग इसको बोलते हो इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब इस लाइन पर आप कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट लेंगे, उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो एक प्रकार से हमारे लिए इन दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यूनिक सोल्यूशन में आपने क्या देखा था? दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करती हैं, और इनफाइनाइट सोल्यूशन में आप लोगों ने देखा कि जो दोनों लाइन हैं वो एक प्रकार से कोइंसिडेंट हैं, एक के ऊपर एक आ जाती हैं, और हर पॉइंट यहाँ पर आपके लिए आंसर को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब कोई सोल्यूशन नहीं इनफाइनाइट हो गया है, नंबर ऑफ द सोल्यूशन इनफाइनाइट है, यानी कि वहाँ पर एक्स वाई की इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल हैं जो आपकी दी हुई इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी। और दोस्तों नो सोल्यूशन का भी केस देख लो। ये देखिए जो हमारी फर्स्ट लाइन थी, सपोज कीजिए वो ये है, और जब सेकेंड लाइन को हम लोगों ने ड्रॉ किया तो वो इस तरह से आई, और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। अगर दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं तो ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, और कॉमन पॉइंट नहीं आने का मतलब यहाँ पर कोई भी ऐसा पॉइंट आपको नहीं मिलेगा जो एक ही समय में दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाए। तो इसको हम लोग बोलेंगे नो सॉल्यूशन। तो ग्राफिकली यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, और नो सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, ये आप लोगों ने यहाँ पर समझा। हालांकि क्लास 10th में या बल्कि 11th में भी शायद जैसे 2D की क्वेश्चंस हैं तो हम लोग इनको कभी कभी ऐसे भी देख लिया करते थे। इनका जो रेशियो होता है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर इनके रेशियोज आपस में इक्वल नहीं हैं तब इसका मतलब होता है कि यहाँ पर आपको जो सॉल्यूशन मिलने वाला है वो यूनिक होगा। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर कहूँ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 एंड बट नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी कि इन दोनों का रेशियो तो आपस में सेम है लेकिन C1/C2 इस रेशियो के साथ सेम नहीं है, तब यहाँ पर हो जाता है नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन का मतलब वहाँ पर एक प्रकार से एक्स वाई की कोई भी ऐसी कॉमन वैल्यू मौजूद नहीं है जो एक ही समय में दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाए। और इसी का थर्ड केस बनता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अगर ये सारी वैल्यूज आपस में सेम हैं तब यहीं पर बनता है आपका केस इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है ना? तब यहाँ पर केस बनता है करके इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो दोस्तों इस तरह से ये ग्राफिकली थोड़ा हमने आपको ये बताने का प्रयास किया कि यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या है, और नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। एक हेडिंग मैंने यहाँ पर आपको दी, कंसिस्टेंट इक्वेशंस। क्या होती है कंसिस्टेंट इक्वेशंस? कंसिस्टेंट इक्वेशंस का मतलब ऐसी इक्वेशंस जिनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशंस। तो इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हो, द इक्वेशंस which can be solved are known as the consistent equations। तो ऐसी इक्वेशंस जिन्हें हम लोग सॉल्व कर सकते हैं
उन्हें हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशंस। और दोस्तों यहीं पर हम लोग लिख सकते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस क्या होंगी, इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा। द इक्वेशंस विच कैन नॉट बी सॉल्व, बस नॉट शब्द आ जाएगा ना। द इक्वेशंस विच कैन नॉट बी सॉल्व्ड आर नोन एज द इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। तो जिन इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर पाते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशंस, और जिन इक्वेशन को हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। चलिए, एक बात ये पूरी हुई। अब बहुत ही अच्छी बात हम लोग यहाँ पर एक बढ़िया सी समझने जा रहे हैं। आइए, हम लोगों ने यहाँ पर एक हेडिंग डाली कंडीशन। कंडीशन का मतलब हिंदी में कह सकते हैं शर्त। अब इस चैप्टर का ये जो मेन पार्ट आ रहा है, कंडीशन का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, आपको इक्वेशंस दी जाएंगी, लेकिन एक मतलब एक दिमाग में जो चित्र हम लोग बना करके चलेंगे, जैसे हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं और 3 अननोन्स हैं। हालांकि कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैंने भी आपसे कहा, लेकिन दिमाग में एक थोड़ा सा चित्र बना करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। दोस्तों, अब कंडीशंस का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको जो लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, तो हम ये कैसे पता करेंगे कि वो कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट। अगर वो इनकंसिस्टेंट हैं तब तो हम उन्हें सॉल्व ही नहीं कर सकते, फिर तो बात वहीं पर कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अगर वो कंसिस्टेंट हैं तो फिर वहाँ पर 2 बातें आएंगी। अगर हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं तब तो यहाँ पर होगा या तो यूनिक सॉल्यूशन या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब अब इस बात की हम लोग कंडीशंस पता करने जा रहे हैं। कैसे पता करेंगे कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, और अगर कंसिस्टेंट हैं तो कैसे पता करेंगे कि वहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन है या फिर वहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो आइए, कंडीशन में यहाँ पर नंबर 1 हमने हेडिंग डाल दी कंसिस्टेंट इक्वेशंस। अभी जो हमने लिखा था कंसिस्टेंट इक्वेशन, वो उसकी डेफिनीशन थी, और यहाँ पर हम लोग लिखने जा रहे हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन की कंडीशन। कहने का मतलब क्या शर्त है कि आपकी दी हुई इक्वेशंस जो हैं वो कंसिस्टेंट होंगी। तो क्या कंडीशन है, मैं लिख रहा हूँ। तो कंडीशन ये रही, इफ़ द रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू द रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ये कंडीशन है। अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक और कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक आपस में इक्वल हैं, तब आप लोग कहोगे कि आपकी जो इक्वेशंस हैं वो यहाँ पर कंसिस्टेंट होंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द आया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, एक शब्द आया यहाँ पर कोफिशिएंट मैट्रिक्स, और एक तीसरा शब्द आया रैंक। तो जिन लोगों ने रैंक ऑफ द मैट्रिक्स वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है उनके लिए ये शब्द नया है। वो लोग पहले उस चैप्टर को पढ़ लें, वीडियो सारे पड़े हुए हैं, है ना, चैनल में, यूट्यूब चैनल में, तो वहाँ से आप लोग इस चैप्टर को कवर कर लें। कोई भी दिक्कत आए मुझे आप व्हाट्सएप वाला जो आपका ग्रुप बना हुआ है उसमें मुझे अपनी बात बताएं। तो दोस्तों, एक प्रकार से यहाँ पर 3 बातें हम लोग कह सकते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होती है, और उनकी रैंक हम लोग कैसे पता करेंगे। तो अभी हम आपको एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे, वहाँ पर इन सभी बातों के जवाब आपको मिल जाएंगे। हाँ, तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, हमने ये देखा कि अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक और कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक आपस में इक्वल है तो हमारी जो इक्वेशंस हैं वो यहाँ पर कहलाएंगी कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट का मतलब ये हो गया कि हम लोग उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लोग उन्हें सॉल्व कर सकते हैं तो अब यहाँ पर 2 बातें आती हैं। नाउ देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। अब यहाँ पर 2 बातें क्या आती हैं, तो अगर इक्वेशन सॉल्व की जा सकती हैं
तो वहाँ पर होगा या तो यूनिक सोल्यूशन या फिर होगा इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो आइए अब इसी के अंदर ये देखिए रोमन में हमने लिखा 1 में यूनिक सोल्यूशन। तो बात समझिएगा, कहने का मतलब इक्वेशन कंसिस्टेंट है, ये तो हमको पता चल ही चुका है। अब इक्वेशन कंसिस्टेंट होने के बाद यूनिक सोल्यूशन होने की शर्त क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने कहा कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक और कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक आपस में इक्वल हो चुकी है। अब अगर यही रैंक नंबर ऑफ द अननोन्स के भी बराबर होगी तब हम लोग कहेंगे कि वहाँ पर हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वो एक प्रकार से यूनिक होगा। क्या कहोगे? इफ़ दिस रैंक, दिस का मतलब क्या है? दिस का मतलब यहाँ पर जो रैंक निकाली गई है ना, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स या कोफिशिएंट मैट्रिक्स दोनों की रैंक आपस में इक्वल आई है। तो जो रैंक आई है, इफ़ दिस रैंक इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अननोन्स, अगर हमारी ये रैंक नंबर ऑफ द अननोन्स के बराबर है तब इसका मतलब होगा वहाँ पर यूनिक सोल्यूशन है। देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप ये थ्योरी पढ़ते चलो, लेकिन अभी हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल का मतलब जब क्वेश्चन करेंगे तो 1 या 2 क्वेश्चन करने के बाद आप दोबारा इसको पढ़िएगा करके, तो ये सारी बातें फिर आपको और भी ठीक से क्लियर हो जाएंगी। हाँ, तो अगर यहाँ पर जो रैंक आपने निकाली थी, अगर वो रैंक नंबर ऑफ द अननोन्स के बराबर है, नोन का मतलब जिनकी वैल्यू हमको निकालनी है, जैसे कि x, y, z, अगर 3 अननोन्स हैं, है ना, तो अगर ये रैंक भी यहाँ पर 3 थी तो इसका मतलब वहाँ पर आपको मिलेगा यूनिक सोल्यूशन। और रोमन में नंबर 2 लिखा, नंबर 2 में हमने यहाँ पर कहा करके इनफाइनाइट सोल्यूशन। हाँ दोस्तों, अब अगर यही जो रैंक है अगर वो नंबर ऑफ द अननोन से कम रह जाएगी तब वहाँ पर जो सोल्यूशन होगा वो होगा वहाँ पर इनफाइनाइट सोल्यूशन। क्या कहोगे आप लोग? इफ़ द रैंक इज लेस देन द नंबर ऑफ अननोन्स, अगर ऑगमेंटेड और कोफिशिएंट मैट्रिक्स की जो रैंक आपने निकाली हुई थी, अगर वो रैंक नंबर ऑफ द अननोन्स के इक्वल है तो आपको मिलता है यूनिक सोल्यूशन। लेकिन अगर वो रैंक नंबर ऑफ द अननोन से कम है तब आपको मिलता है इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो नंबर 1 में हेडिंग क्या थी? कंसिस्टेंट इक्वेशन। अब मैं थोड़ा सा जगह बनाने के लिए इसको इरेज कर रहा हूँ और यहाँ पर अब नंबर 2 लिखेंगे इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, है ना। आपके लिए क्या है, आप उसी के आगे चलते जाओगे। तो अब जो सेकेंड पॉइंट हमारा यहाँ पर आ रहा है उसमें हमारी हेडिंग पड़ेगी इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस को ही हम लोग नो सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, क्योंकि एक ही बात तो है ना भाई। इनकंसिस्टेंट इक्वेशन का मतलब हो गया कि आप लोग अपनी इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, और अगर आप लोग अपनी इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तब इसका मतलब वहाँ पर कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। तो हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं इस बात की कंडीशन क्या है। तो पीछे आपने देखा था कंसिस्टेंट इक्वेशन की कंडीशन क्या थी कि वहाँ पर ऑगमेंटेड और कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक आपस में इक्वल आई थी, और यहाँ पर आप लोग देखोगे उनकी जो रैंक होंगी वो आपस में इक्वल नहीं होगी। तो आप क्या कहोगे? आप कहेंगे इफ़ द रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू द रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ऐसे। हाँ, तो क्या कहा आप लोगों ने? इफ़ द रैंक ऑफ
ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू द रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो दोस्तों, अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक और कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक आपस में इक्वल नहीं है, तब वहाँ पर हो जाएंगी इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। तो आज का जो लेक्चर था उसका ये आधा पार्ट यहाँ से कंप्लीट हुआ और ये हम लोगों ने पूरी थ्योरी इसकी समझी कि लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं, उसके दो टाइप हम लोगों ने क्या समझे ना, फिर टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन हम लोगों ने क्या होता है वो समझा, फिर हम लोगों ने कंडीशन पढ़ी। इन कंडीशन को ही बहुत गहराई से आपको समझना है और समझने का तरीका मैंने आपको बताया कि सवाल लगाने के बाद आप फिर से इन कंडीशन को ध्यान से पढ़ो आकर के, तब आपको इन कंडीशन का मतलब, इसकी मीनिंग और भी ठीक से क्लियर होगी। अब दोस्तों, इस टॉपिक को और आगे बढ़ाते हुए आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को 3 क्वेश्चन और आज बताऊंगा। वो 3 क्वेश्चन बताने का मतलब क्या है, एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा जहाँ पर आपको मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जहाँ पर हमको मिलेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जहाँ पर आपको मिलेगा नो सॉल्यूशन। तब हमारा ये आज का जो टॉपिक है, आज का जो लेक्चर है, वो एक प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ इंक के लिए। हाँ, तो आइए दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि आज अब हम लोग यहाँ पर 3 क्वेश्चंस करेंगे ताकि आज हम लोगों का ये वाला जो टॉपिक है वो पूरा हो पाए। तो मुकेश कुमार सिंह की जो किताब हम लोगों की चल रही है, इसमें ये मेरे पास जो किताब है इसमें चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो एक्सरसाइज नंबर 6.1 में मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 उठा रहा हूँ। हाँ, तो क्वेश्चन है यहाँ पर x + y + z = 6, x + y + z = 6, फिर यहाँ पर है x + 2y + 3z = 14, x + 4y + 9z और = में 36। दोस्तों, ये 3 हमारे पास नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस हैं। आइए हम लोग इन्हें सॉल्व करें। तो बहुत ध्यान से आप लोग इस क्वेश्चन को करोगे, और बल्कि मेरा पढ़ाने का मुझे जो लगता है तरीका कि आप इसी क्वेश्चन को पहले 2-3 बार अच्छी तरह से कर लो, ताकि हमको एक प्रोसेस क्लियर हो जाए, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर आप लोग आगे के क्वेश्चन बहुत तेज़ी के साथ आप लोग अपने करते जाएं। दोस्तों, ये जो इक्वेशंस यहाँ पर आप लोगों को दी हुई हैं, अगर लोग यहाँ पर सारे कोफिशिएंट ले लें, जैसे ना 1 1 1 इस तरह से ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इन इक्वेशंस को अगर हम लोग यहाँ पर ax = b के फॉर्म में लिखें, तो a का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन इक्वेशन को अगर हम ऐसे दें ax = b, तो ax = b, a का मतलब यहाँ पर हो जाता है आपके पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ना, और x का मतलब मैंने बताया था x y z, और b का मतलब क्या है, राइट हैंड साइड। खैर, अब यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहा है, समझिए तरह। अब बात आती है मेन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये आप लोगों को सीखना है। क्या होता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, हम इस तरह से डिनोट कर देते हैं। दोस्तों, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का मतलब यहाँ पर ये होगा कि आप लोग सारे जो कोफिशिएंट हैं पहले तो वो लिख लो, 1 1 1, फिर यहाँ पर है 1 2 3, और यहाँ पर है 1 4 9, और इस प्रकार से आप लोग कई बुक्स में देखोगे इस तरह से पूरी लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं, या इस तरह से सिंबल देते हुए राइट हैंड साइड को लिख दीजिए 6 14 36। बस यही है यहाँ पर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। हाँ, तो क्या मतलब हुआ, अगर हम यहाँ तक का पार्ट ले लें, इतना हिस्सा है ना, तो ये हमारे लिए कहलाएगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स, और अगर हम उसी में राइट हैंड साइड को भी शामिल कर लेते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के अंदर ही हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स भी छिपा हुआ है, आप ऐसा कह सकते हो। अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे रैंक, एक ही साथ हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक और कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक एक ही साथ निकाल लेंगे।
कैसे निकालेंगे? तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स वाला जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा, वहाँ पर हम लोगों ने पढ़े थे 3 मेथड। जो थर्ड मेथड हमारा था एकलन फॉर्म मेथड, हम उसी मेथड से यहाँ पर एक प्रकार से रैंक को निकालेंगे। क्या बताया क्या था, ज़रा याद कीजिएगा, आप लोगों को याद है कि नहीं? यहाँ पर 3 रो हैं, तो हमने यहाँ पर 3 कॉलम लिए और ये हमारा कहलाता है लीडिंग डायगोनल। तो सबसे पहले हम लोगों के पास ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, सबसे पहले हम लोग इसको एक प्रकार से अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में चेंज करते हैं, और अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में आ जाने के बाद फिर हम देखते हैं कि एकलन फॉर्म वाली जो कंडीशंस हैं वो यहाँ पर पूरी हो रही हैं या नहीं। एकलन फॉर्म में हमने क्या बताया था, याद है आप लोगों को? हर रो में जीरो की संख्या लगातार बढ़नी चाहिए। हाँ, तो अब जरा आप लोग देखिएगा, तो ये हमारा एक प्रकार से मेन डायगोनल है। हम इसको अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसकी हेल्प से इन दोनों को जीरो करेंगे, फिर इसकी हेल्प से इसको जीरो करेंगे। ये R1 है, R2, R3, आइए हम लोग ऐसा करें। चलिए, इसकी हेल्प से इन दोनों को जीरो कीजिए। तो R2 में यहाँ पर चेंज होगा R2 माइनस R1, इसकी हेल्प से इसको जीरो करेंगे तो R3 में हम लोग चेंज करेंगे R3 माइनस R1। अब ये हमारे पास बनेगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB इज इक्विवेलेंट टू 1 1 1 6। हाँ, R2 माइनस R1 कीजिए, 0 1 2 और यहाँ पर हो जाएगा 8। R3 माइनस R1 करेंगे 0 3 और यहाँ पर हो जाएगा, हाँ R3 माइनस R1 करना था 8 और यहाँ पर हो जाएगा 30। दोस्तों, ये है हमारा मेन डायगोनल। तो पहले आप लोगों ने क्या किया, इसकी हेल्प से इन दोनों को जीरो किया। अब आप लोग इसकी हेल्प से इसको जीरो करेंगे। आइए हम लोग ऐसा करें। ये R2 है, ये R3 है, क्या ऑपरेशन जा रहा है, R3 इज गोइंग टू बी R3 माइनस 3R2। तो हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB इज नाउ इक्विवेलेंट टू 1 1 1 6। फिर यहाँ पर आ जाओ, 0 1 2 8, जरा 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करो, 0 0 2 और 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है 6। दोस्तों, ये हमारा अपर ट्रायंगुलर फॉर्म कंप्लीट हो गया ना, क्योंकि मेन डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट क्या हो गए, 0। अब आइए हम लोग ये चेक करें कि ये एकलन फॉर्म बन पाया या नहीं बन पाया। इस रो में एक भी जीरो नहीं है, इस वाली रो में 1 जीरो है, इस वाली रो में 2 जीरो हैं। तो एकलन फॉर्म की जो कंडीशन होती है कि रो वाइज जीरो इंक्रीज करने चाहिए, वो पूरी हो रही है। इसका मतलब ये एकलन फॉर्म आ चुका है। पीछे आप लोगों ने पढ़ाई हुआ है ना कि जितनी रो नॉन जीरो होती हैं उसी को हम लोग बोलते हैं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। आइए दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग ये जानना चाहेंगे कि हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक क्या है और हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक क्या है। चलो यहाँ पर लिखता हूँ। हाँ, कोई बताना चाहेगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक क्या है? जब हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की बात करेंगे तो हम इस वाले जो टर्म हैं इन्हें भी शामिल करेंगे। हाँ, आइए देखें कितनी रो नॉन जीरो हैं। ऐसी रो को नॉन जीरो रो कहते हो जिसमें कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो है। इस रो में तो 4 एलिमेंट नॉन जीरो हैं, तो ये नॉन जीरो रो है। इसमें भी 3 एलिमेंट नॉन जीरो हैं, ये भी नॉन जीरो रो है। यहाँ पर भी 2 एलिमेंट नॉन जीरो हैं, ये भी नॉन जीरो रो है। तो 3 रो यहाँ पर नॉन जीरो हैं, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक यहाँ पर 3 हो गई। दोस्तों, कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक आइए देखें। जब हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स की बात करेंगे तो आप इतना पोर्शन देखोगे यहाँ तक का, है ना, अब इसको नहीं लोगे। तो इस रो में देखोगे ये 3 एलिमेंट नॉन जीरो हैं, तो ये नॉन जीरो रो है। यहाँ पर भी 2 एलिमेंट नॉन जीरो हैं, ये भी नॉन जीरो रो हो गई। इसमें भी एक एलिमेंट नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो रो हो गई। तो कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसमें भी 3 रो नॉन जीरो हैं।
तो कॉफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक भी 3 हो गई। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक और कॉफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक आपस में इक्वल आई। अभी मैंने सब थ्योरी आपको लिखवाई है, कंडीशन जा करके एक बार फिर से रिवाइज करोगे। अगर दोनों की रैंक आपस में इक्वल आई है तो इसका मतलब आपको जो इक्वेशंस दी हुई थी वो यहाँ पर कंसिस्टेंट हैं। तो ऐसे लिखोगे, सिंस द रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू द रैंक ऑफ द कॉफिशिएंट मैट्रिक्स। फिर आगे क्या लिखोगे, सो द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। चलो, एक बात तो ये पूरी हुई कि जो इक्वेशंस हमको दी हुई हैं वो कंसिस्टेंट हैं। अब इसके बाद यहाँ पर दो बातें, अगर इक्वेशन कंसिस्टेंट हैं तो या तो होगा यूनिक सॉल्यूशन या तो होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। दोस्तों अब ये देखो, इस क्वेश्चन में कितने अननोन थे, तो यहाँ पर 3 अननोन्स थे, एक्स वाई जेड। अननोन का मतलब जिनकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो रैंक भी कितनी आई है, 3 आई है, और नंबर ऑफ द अननोन्स भी कितने हैं, 3 हैं। तो मैंने पीछे आपको बताया है कंडीशन में कि अगर जो रैंक आई है अगर वो नंबर ऑफ द अननोन्स के इक्वल है तो वहाँ पर होता है यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहोगे, सिंस द रैंक इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अननोन्स, so there will be unique solution। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा। यूनिक का मतलब एक्स वाई जेड की वहाँ पर केवल एक एक वैल्यू ही ऐसी पॉसिबल होगी जिनसे आप लोग अपनी दी हुई इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर पाओगे। ठीक है ना। अब वो सॉल्यूशन भी निकालना होगा। आइए हम लोग पता करें एक्स वाई जेड की वो वैल्यूज आखिर कौन सी हैं जो आपकी दी हुई इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाएंगी। तो इसके आगे हम लोग लिखते हैं, ऑन राइटिंग द इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax इक्वल टू बी, यानी कि वही इंटरमीडिएट वाला मेथड है ना। यानी कि इसके बाद आप लोग कहोगे कि अब हम लोग यहाँ पर इक्वेशंस को लिखते हैं ax इक्वल टू बी के फॉर्म में। a का मतलब कॉफिशिएंट मैट्रिक्स, x का मतलब वही एक्स वाई जेड, और b का मतलब राइट हैंड साइड। लेकिन ये जो हम लोगों ने इतना काम किया है ये आपका बर्बाद नहीं जाएगा। ये जो ax इक्वल टू बी हमको लिखना है वो हम इसी मैट्रिक्स से अब लिखेंगे जो सबसे लास्ट में आपको यहाँ पर मिली है। कैसे, ए का मतलब होता है कॉफिशिएंट मैट्रिक्स, तो कॉफिशिएंट मैट्रिक्स का मतलब इतना हिस्सा लिख दोगे ये वाला जो लास्ट वाली मैट्रिक्स में आया है, 1 1 2 0 1 2, फिर हो गया 0 0 2। दोस्तों x का मतलब वही एक्स वाई जेड है ना जो हमारे अननोन्स हैं, और b का मतलब राइट हैंड साइड, कहाँ से, यहाँ से, ये जो लास्ट मैट्रिक्स आई है आपकी, इसका मतलब 6 8 6। तो ये हम लोगों ने अपनी इक्वेशंस को ax इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखा। अब अगर हम इन दोनों मैट्रिसेज का मल्टीप्लिकेशन करें तो आप जानते ही हो रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम से होता है, और फिर हम लोग इसको इससे कंपेयर करेंगे राइट हैंड साइड से। तो देना पहली इक्वेशन क्या बनेगी, इसका मल्टीप्लिकेशन जब यहाँ पर किया तो ये बनेगा करके x प्लस वाई प्लस 2z और इक्वल टू में होगा 6। फिर सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन करो तो 0x हो गया, फिर ये बनेगा y प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2z और इक्वल टू में आएगा 8। फिर जब आप लोग थर्ड रो का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये बनेगा 0x 0y और ये बनेगा 2z और इक्वल टू में 6। क्या फ़ायदा मिला, देखिए कितना ईजी है। अब आप इससे डायरेक्ट z की वैल्यू आपको मिल गई। बताइए z की वैल्यू क्या आई, 3।
आप z की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो आपको y की वैल्यू मिल गई, y और z की वैल्यू यहाँ पर पुट की, ये लीजिए x की वैल्यू भी आ गई। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3, कुछ भी आ सकती थी, लेकिन x y z की यहाँ पर केवल एक वैल्यू ही ऐसी हैं जो आपकी दी हुई इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर पाएंगी। यही यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है। तो ये दोस्तों हमारा एक पहला एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ, जिसमें आप लोगों ने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का मतलब समझा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का मतलब समझा, और वही एकलन फॉर्म से रैंक निकाल करके हम लोगों ने कंडीशंस को अप्लाई करते हुए समझा कि ये इक्वेशंस यहाँ पर कंसिस्टेंट थी और यूनिक सॉल्यूशन था, और कैसे निकाला आपने सब देखा। आइए अब मैं आपके सामने एक सेकंड एग्जांपल रखने जा रहा हूँ, जिसमें हम लोग यहाँ पर रखेंगे नो सॉल्यूशन। आइए दोस्तों, तो अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। आइए, तो ये क्वेश्चन है हमारा x + 2y + 3z = 2, फिर है 2x + 3y + 4z = 5, 3x + 4y + 5z और = में 9। दोस्तों, ये 3 लीनियर इक्वेशंस का पूरा आप लोगों के पास एक सेट है। आइए, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर लिखोगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। आइए, हमने यहाँ पर लिखा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इस तरह से डिनोट करते हैं। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ पर बन रहा है 1 2 3 और ये 2, फिर हो जाएगा 2 3 4 5, 3 4 5 एंड 9। दोस्तों, 3 रो हैं तो 3 कॉलम लोगे तो ये हमारे लिए बन जाता है लीडिंग डायगोनल। आइए, जब लोग राइट हैंड साइड को शामिल करते हैं तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, और यहाँ तक का पार्ट देखोगे तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स। आइए हम लोग एकलन फॉर्म के थ्रू इसकी रैंक पता करें। पहले इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करोगे। आइए, इसकी हेल्प से इन दोनों को 0 करें, R1 R2 R3। ऑपरेशन जरा आप लोग सोचें तो R2 इज गोइंग टू बी R2 माइनस 2R1। जब आप इसकी हेल्प से इसको 0 करोगे तो R3 इज गोइंग टू बी R3 माइनस 3R1। हाँ, तो हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB इज इक्विवेलेंट टू, नाउ क्या होगा 1 2 3 2, हाँ 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करो 0, 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे -1, 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया -2, 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया 1, 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया 0, 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे -2, 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे -4 और 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे 3। दोस्तों, अब ये हमारे पास लीडिंग डायगोनल, मेन डायगोनल ये है, इसकी हेल्प से इसको 0 करते हैं। अब आप इसकी हेल्प से इसको 0 करते हो, बताइए क्या ऑपरेशन होगा, सोचें आप लोग। हाँ, तो जब आप लोग इसकी हेल्प से इसको 0 करोगे तो ये R2 है, ये R3 है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर ऑपरेशन बनेगा करके R3 इज गोइंग टू बी R3 माइनस 2R2। तो ये हो जाएगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB इज इक्विवेलेंट टू 1 2 3 2, हाँ 0 -1 -2 1। आइए 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करें 0 0 0 और यहाँ पर 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया तो 1। ये हमारा अपर ट्रायंगुलर फॉर्म भी आ चुका है और ये हमारा एकलन फॉर्म भी आ चुका है, क्योंकि जो एकलन फॉर्म वाली कंडीशन होती है वो भी यहाँ पर पूरी हो रही है। आइए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक कितनी है और कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक कितनी है। तो जितनी रो नॉन जीरो होती हैं उसी को हम लोग बोलते हैं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। और नॉन जीरो रो का मतलब बार बार हम लोग पढ़ रहे हैं, किसी भी रो में अगर एक भी एलिमेंट नॉन जीरो है तो उसे हम लोग बोलते हैं नॉन जीरो रो।
हाँ, तो कोई बताना चाहेगा भाई यहाँ पर कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक यहाँ पर कितनी है? ये रो नॉन जीरो है, ये रो नॉन जीरो है, इसमें भी एक एलिमेंट नॉन जीरो है, तो ये भी तो नॉन जीरो रो है। इसका मतलब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक यहाँ पर 3 है। दोस्तों, कॉफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक कितनी है? जब हम कॉफिशिएंट मैट्रिक्स की बात करेंगे तो आप लोग अब केवल इतना पोर्शन ही देखोगे। तो ये रो हमारी कैसी है? नॉन जीरो। ये रो हमारी कैसी है? नॉन जीरो। लेकिन इस रो के सभी एलिमेंट जीरो हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम कॉफिशिएंट मैट्रिक्स को चेक कर रहे थे तो यहाँ पर केवल 2 ही रो हैं जो नॉन जीरो हैं। इसका मतलब ये है कि जो कॉफिशिएंट मैट्रिक्स है उसकी रैंक यहाँ पर 2 है। तो प्यारे बच्चों, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक 3 है, कॉफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक 2 है और ये आपस में इक्वल नहीं हैं। अगर ये आपस में इक्वल नहीं है तो आपको कंडीशन सब लिखवाई गई हैं। इसका मतलब हो गया दीज इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, है ना? क्या कहोगे? सिंस द रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स, सो द इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, है ना? ये सब लिख देंगे, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। सो देयर इज नो सल्यूशन। इसका मतलब इस क्वेश्चन में कोई भी सल्यूशन पॉसिबल नहीं है, और जब सल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है तो फिर सल्यूशन हम निकालेंगे भी नहीं और ये क्वेश्चन यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब ये निकला कि यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशंस हमको दी हुई थी तो वहाँ पर एक्स वाई जेड की कोई भी ऐसी वैल्यू वहाँ पर पॉसिबल नहीं है जो एक ही समय में तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाए। तो ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल भी कंप्लीट हुआ। तो एक एग्जाम्पल हो गया यूनिक सोल्यूशन का, एक हो गया नो सोल्यूशन का। अब हम लोग यहाँ पर एक सोल्यूशन लेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे इनफाइनाइट सोल्यूशन का। हाँ तो दोस्तों, अब मैं यहाँ पर इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए एक क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ आपकी बुक से। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, x1 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल टू 2। 3x1 माइनस x2 प्लस 2x3 इक्वल टू -6। 3x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू -18। हाँ, तो आइए ज़रा इस क्वेश्चन को आइए हम लोग यहाँ पर करें। हाँ तो मेरे दोस्तों, इन इक्वेशंस को हम लोग यहाँ पर ax इक्वल टू b के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हो यहाँ पर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। क्या बनेगी? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, है ना, इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। क्या बन रही है भाई? 1 -1 1 2, 3 -1 2 -6, फिर यहाँ पर है 3 1 1 और ये हो गया -18। ये हमारी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। अब बात फिर वही आ रही है, आइए हम लोग यहाँ पर एकलन फॉर्म की हेल्प से हम लोग यहाँ पर पता करेंगे रैंक। तो उसके लिए ये हमारा लीडिंग डायगोनल है, आइए इसकी हेल्प से इन दोनों को 0 करें। हाँ भाई, क्या ऑपरेशन जा रहे हैं? R2 यहाँ पर बनेगा R2 माइनस 3R1 एंड R3 इज गोइंग टू बी R3 माइनस 3R1। आइए हम लोग ऐसा करें। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB इज नाउ इक्विवेलेंट टू 1 -1 1 2। आइए 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करें 0, 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करोगे 2, 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे -1, 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे -12, 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया 0, 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे -2 और 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे -24। ऐसे अब ये हमारे पास लीडिंग डायगोनल है। आपने इसकी हेल्प से इन दोनों को 0 किया
अब आप इसकी हेल्प से इसको 0 करोगे। आइए हम लोग ऐसा करें। तो आइए, अब ये हमारी R2 है, ये R3 है, इसका मतलब हो जाएगा, हाँ, क्या ऑपरेशन बनेगा, यानी कि ये होगा R3 इज़ गोइंग टू बी R3 माइनस 2R2। तो ये हो गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB इज इक्विवेलेंट टू, दोस्तों 1 माइनस 1 1 2, फिर यहाँ पर है 0 2 माइनस 1 और ये -12। हाँ, 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करो, 0 0 0 0। चलिए, ये हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ चुका है। सॉरी, ये हमारा एकलन फॉर्म आ चुका है। यहाँ पर एक भी 0 नहीं है, यहाँ पर 1 0 है और यहाँ पर कई 0 हो गए, 4 हो गए ना। तो हर रो में 0 पढ़ने वाली जो कंडीशन होती है वो पूरी हो रही है। इसका मतलब हमारा मैट्रिक्स जो था वो एकलन फॉर्म में चेंज हो चुका है। आइए अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक क्या है और कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक क्या है। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा इस टॉपिक का चल रहा है। हाँ, क्या बनेगा, आइए इधर आप लोग देखें। दोस्तों, जब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो हम लोग इनको भी शामिल करते हैं। ये रो हमारी नॉन जीरो है, ये रो हमारी नॉन जीरो है, लेकिन इसके सारे एलिमेंट 0 हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक यहाँ पर 2 है। दोस्तों, कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक आप समझ रहोगे इतनी देर में, है ना। कोफिशिएंट मैट्रिक्स का मतलब इतना पोर्शन लेना है। यहाँ पर भी आप देखोगे 2 ही रो तो नॉन जीरो हैं। इसका मतलब हो गया कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक भी यहाँ पर 2 है। अब दोनों की रैंक आपस में इक्वल आई है। अगर दोनों की रैंक आपस में इक्वल है तो इसका मतलब जो इक्वेशंस हैं वो यहाँ पर कंसिस्टेंट हैं। तो क्या कहा जाएगा, सो द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। दोस्तों, इक्वेशन जब कंसिस्टेंट होती हैं तो वहाँ पर 2 बातें आती हैं, या तो होगा यूनिक सोल्यूशन या तो होगा इनफाइनाइट सोल्यूशन, और वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ द अननोन्स पर। तो अननोन यहाँ पर कितने थे, 3, x1 x2 x3, लेकिन जो रैंक आई है वो इक्वल तो है, लेकिन है कितनी, है 2। तो मैंने कंडीशन में लिखवाया है सब, एक बार फिर जा करके पढ़ सकते हो आप लोग। अगर ये रैंक नंबर ऑफ द अननोन से कम है तो इसका मतलब आपको यहाँ पर मिलेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इस बात को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या कहेंगे, बट द नंबर ऑफ अननोन्स आर 3। तो जो रैंक है वो 2 है, लेकिन जो नंबर ऑफ अननोन्स है वो 3 है। सो देयर इज यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा, सो देयर इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट का मतलब हो गया कि एक्स वाई जेड की वहाँ पर एक से ज़्यादा ऐसी वैल्यूज होंगी जो आपकी दी हुई इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी। तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी निकाल के दिखाना होता है। तो यूनिक सॉल्यूशन भी निकाला जाता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन को भी निकाल करके दिखाते हैं। हाँ, नो सॉल्यूशन में सवाल वहीं से कंप्लीट हो जाता है, उसमें और आगे जाने की ज़रूरत नहीं। अब यूनिक सॉल्यूशन की तरह यहाँ पर फिर लिखोगे, ऑन राइटिंग द इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax इक्वल टू b। मैंने लिखा नहीं, आप लोग लिख दोगे, ऑन राइटिंग द इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax इक्वल टू b। अब वही जो अभी हम लोगों ने आज फर्स्ट एग्जांपल किया था, ए का मतलब कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहाँ से आएगा, जो लास्ट वाला हमारा मैट्रिक्स है वहाँ से आएगा। हाँ, तो बताइएगा आप लोग, ए का मतलब यहाँ पर क्या है, 1 -1 1 0 2 -1 0 0 0। एक्स का मतलब बताएंगे, एक्स का मतलब यहाँ पर x1 x2 x3 जो भी अननोन्स हैं वो सब यहाँ पर आते हैं।
बी का मतलब राइट हैंड साइड, दैट मीन्स 2 माइनस 12 और 0। अब वही एग्जाम्पल नंबर 1 की तरीके से आइए हम लोग इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करें, वही रो का कॉलम से, और सामने वाली मैट्रिक्स से हम लोग यहाँ पर कंपेयर करके उसको लिखते हैं। आइए फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मिला x1 माइनस x2 प्लस x3 एंड दिस इज इक्वल टू 2। हाँ, सेकेंड रो में आ जाइए तो ये बनेगा हमारे पास 2x2 माइनस x3 एंड इक्वल टू -12। थर्ड इक्वेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सारे एलिमेंट क्या हैं, 0 हैं, तो वो तो पूरा 0 ही हो जाएगा। तो ये भी एक खास बात आप समझ सकते हो कि जब भी हमको इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलना होता है तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, अननोन हमारे पास कितने थे, 3 थे, लेकिन आपको जो इक्वेशंस मिली वो यहाँ पर आपको हमेशा 3 से कम मिलेंगी। तो जब भी हमको इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलना होता है तो जो नंबर ऑफ़ द इक्वेशंस होती हैं वो एक प्रकार से नंबर ऑफ़ द अननोन से कम रह जाती हैं। कितनी कम रही, 1। अननोन कितने थे, 3। इक्वेशंस कितनी आई, 2। कितनी इक्वेशन कम पड़ रही हैं, 1। जितनी इक्वेशन कम पड़ेंगी उतने ही वेरिएबल को अपनी तरफ से लेट करना होता है। आप या तो x1 को ले लो या x2 या x3, किसी को भी ले सकते हो। चलिए सपोज कीजिए हमने यहाँ पर x3 इक्वल टू के लेट कर लिया। x3 की वैल्यू जब यहाँ पर पुट करोगे तो कोई बताएगा x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी। x2 हमारे लिए बनेगा k माइनस 12 अपॉन 2। दोस्तों x2 और x3 की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे तो आप देखोगे x1 की वैल्यू भी आपको k के टर्म में मिल जाएगी। मैं निकाल नहीं रहा हूँ, आप लोग निकाल लीजिएगा। अब बस ये जो हमको सोल्यूशन मिला है, बस यही हमारा आंसर है। अब हम इसको इनफाइनाइट सोल्यूशन क्यों कहते हैं, इसका मतलब भी समझ लो। अगर हम लोग यहाँ पर k इक्वल टू 1 ले लें, अगर हम यहाँ पर k इक्वल टू 1 ले लेंगे तो आपको x1, x2, x3 की कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी जो आपकी दी हुई इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अगर हम यहाँ पर k इक्वल टू 2 ले लें तो x1, x2, x3 की वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी और ये वैल्यूज़ भी आपकी दी हुई इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। अगर हम k की वैल्यू 3, 4, 5 लेते जाएं तो आप देखोगे बार बार x1, x2, x3 की वैल्यूज़ बदलती जाएंगी और ये जितने भी हमारे पास x1, x2, x3 की वैल्यूज़ बार बार आ रही हैं, ये सारी वैल्यूज़ आपके दी हुई इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब जैसा मैंने पीछे भी बताया, नंबर ऑफ़ द सोल्यूशन यहाँ पर इनफाइनाइट है। तो हम k की वैल्यूज़ को चेंज करके x1, x2, x3 की तमाम ऐसी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं जो आपकी दी हुई इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से अब ये बात आज मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो रही। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक लाइन फिर 1 मिनट जल्दी सब सुन लें। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर समझा कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, उनके 2 टाइप बताए, नॉन होमोजीनियस, होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस में 3 प्रकार के सोल्यूशन पॉसिबल थे, यूनिक, इनफाइनाइट, नो। होमोजीनियस इक्वेशंस हमेशा कंसिस्टेंट होती हैं, वहाँ पर 2 प्रकार के सोल्यूशन पॉसिबल हैं, यूनिक, उसी का दूसरा नाम जीरो भी है, या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन, उसी का दूसरा नाम नॉन जीरो सोल्यूशन भी है। फिर हम लोगों ने कंडीशन वाली जो एक हेडिंग पढ़ी कि कंसिस्टेंट इक्वेशन होने की क्या शर्त है, और अगर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो उसके बाद यूनिक और इनफाइनाइट होने की क्या शर्त है, या फिर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होने की क्या शर्त है। इन्हें आप लोग अच्छी तरह से याद रखोगे। और फिर मैंने आपको 3 एग्जाम्पल करवाए, जिसमें एक में मैंने आपको यूनिक सोल्यूशन बताया, एक में मैंने बताया नो सोल्यूशन, और एक में मैंने बताया आपको इनफाइनाइट सोल्यूशन। दोस्तों अब मुकेश कुमार सिंह वाली किताब से एक्सरसाइज नंबर 6.1 आप लोग तेज़ी के साथ कंप्लीट करें और हम लोग और इस चैप्टर को जल्दी से फिनिश करने का प्रयास करेंगे। आज का हमारा ये लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।